वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब शो का वो पड़ाव जहां पर हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। आदित्य शाह, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, जीएसटी इन्वेस्टमेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम कालिया, हेड इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन, शेर खान बाय बीएनपी पारेपा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है, आदित्य और गौतम। और आदित्य के लिए पहला सवाल होगा रितेश मिश्रा के लिए जमशेदपुर से। रितेश जी नमस्कार। अब से रितेश जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? हेलो। हाँ जी रितेश जी। हाँ रितेश जी अपना सर, सवाल गुड पूछिए। इवनिंग सर। मैं रितेश मिश्रा बोल रहा हूँ जमशेदपुर से। जी हेलो। जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपको हर महीने 2,500 रुपये निवेश करने हैं और 5 साल के लिए करना चाहते हैं ना? आपको 5 लाख रुपए चाहिए, ये आपका सवाल है सर? हाँ, यस 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 मैडम। परफेक्ट, ठीक है। ये आपका पहला निवेश होगा? यस मैडम। ठीक है। 5 साल में 5 लाख रुपए जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं, ये किसी खास पर्पस के लिए है? मैडम मैं अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए करना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, आपका सवाल समझ गए। आदित्य, 2,500 रुपये से इनकी शुरुआत करनी है और बच्चे की पढ़ाई का खर्च इन्हें इकट्ठा करना है। तो मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने इन्फ्लेशन को इसमें कितना काउंटिंग किया है आदित्य, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप एजुकेशन इन्फ्लेशन का जो ताज़ा रेट है उसे काउंटिंग करके इनको पहले ये बताएं कि 5 साल में अगर ये 5 लाख रुपए अभी आंक रहे हैं तो शायद ये कम पड़ जाए और कितना इन्हें ऐड करना पड़ेगा। गुड इवनिंग मैम। सबसे पहले बात तो ये कि आपने सही कहा कि अगर 5 लाख आज की डेट में चाहिए तो 5 साल बाद शायद वो 8 या 9 लाख रुपए होंगे कि इन्फ्लेशन 6% है और आपके पैसों की जो वैल्यू होती है, पैसे जो चीज बाय कर सकते हैं उसकी वैल्यू कम होते जाती है एज टाइम गोज ऑन। सबसे पहली बात, इन्वेस्टर को नियरली अबाउट 8 या 9 लाख रुपए की जरूरत है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, 5 साल अगर एक्विटीज में इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही ज्यादा कम टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं हम पोर्टफोलियो के अंदर। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात, इन्वेस्टर ने कहा है कि उनको 5 लाख रुपए चाहिए। अगर वो 5 लाख रुपए चाहते हैं 5 साल के बाद, तो नियरली अबाउट 6,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी। अभी जो 2,500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं वो मंथली, उससे उनके गोल की तरफ वो रीच नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से एसआईपी को या तो इंक्रीज कीजिए। आपके पास पैसे नहीं है, क्षमता नहीं है कि आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं एसआईपी को, तो सिस्टमैटिकली 10% से तो बिल्कुल इंक्रीज कीजिए। पहली बात ये। तीसरी बात, चौथी बात, कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे? सिंस 5 साल का ही टाइम होराइजन है, आपके पोर्टफोलियो के अंदर ज्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता है। तो 2 फंड्स मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, एक परागपार का फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा डीएसपी क्वांट फंड। ये फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा लार्ज कैपिश फंड है, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम होता है। स्मॉल और मिड कैप में बिल्कुल मत चाहिए जब आपका टाइम होराइजन छोटा होता है तो। और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट में इनमें धीरे धीरे करके एसआईपी कीजिए, तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं। तो रितेश मिश्रा जी, आपको क्लियरली अपना निवेश जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप और डीएसपी क्वांट रेकमेंड किया जा रहा है। आदित्य, डीएसपी क्वांट इनके लिए बहुत टेक्निकल नहीं हो जाएगा? इसके बजाय क्या ये कोई लार्ज और मिड कैप नहीं शामिल करें? बिल्कुल मैंने डीएसपी क्वांट फंड जो है वो भी लार्ज कैप फंड है, वो निफ्टी 50 कंपनीज में प्ले करता है। अगर इनको कोई और फंड चाहिए तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, जो कि निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, वो चूज कर सकते हैं। अगेन आइडिया ये है कि लार्ज कैप बायस होना चाहिए, क्योंकि निवेश सिर्फ 5 साल का है। तो लार्ज कैप बायस रहेगा तो वॉलेटिलिटी कम रहेगी और 5 साल में वो अच्छी से रिटर्न भी कमा पाए। आपने इस कैटेगरी में क्यों चुना वैसे, अगर मैं एक्टिव लार्ज कैप की बात करूं तो? मैम रिपीट करेंगे? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि लार्ज कैप की एक्टिव कैटेगरी में आपने डीएसपी क्वांट को क्यों चुना? मैम ये क्या करता है कि ये निफ्टी 50 की 50 कंपनियों के अंदर ही निवेश करता है और उन कंपनी में निवेश करता है जिनमें परफॉर्मेंस होता है, और उन कंपनी से निकल जाता है जहां पे परफॉर्मेंस नहीं होता। तो नेट नेट ये निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करता आया है पिछले 3 साल के अंदर। तो ये निफ्टी 50 की ही एक कैटेगराइजेशन हो गई जहां पे निफ्टी 50 से अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है लोग।
इसीलिए मैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की जगह क्वांट डीएसपी क्वांट फंड हमेशा रेकमेंड करता हूँ, पर इनका भी बायस हमेशा लार्ज कैप ही रहता है। चलिए ठीक है रितेश मिश्रा जी, ये आपको सलाह दी जा रही है। हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं जो कि गौतम से सवाल पूछेंगे। तपस दास, नमस्कार सर। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, क्या हालचाल? हाँ बस ठीक है मैम। एक्चुअली मेरा दो क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है कि मैंने हाल ही में मतलब एक फ्लैट परचेज की, उसको मेरा EMI चल रहा है 20,000 के लिए 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो उसका जो इंटरेस्ट है मैं उसे कैसे रिकवर कर सकता हूँ भाई एनी मोड, जैसे वो SIP हो गई या किसी मोड में। एक ये होगी, दूसरी होगी कि मैं आफ्टर 20 ईयर्स मेरे को कम से कम लमसम 10 लाख रुपीज की मेरी इन्वेस्टमेंट आई, सो दैट कि मैं कुछ और भी नया एसेट्स परचेज कर सकूँ। तो ये दोनों के लिए मेरे को तो सजेशन चाहिए थी। ऑलराइट, गौतम। तो तपस जी, आपकी बहुत ही अलग सोच है कि आपको इंटरेस्ट रिकवर करना है होम लोन में, तो बहुत अच्छा लगा ये भी सोच समझ के कि ऐसे भी लोग सोचते हैं। वैसे कुछ गलत नहीं है ऐसे सोचना। तो आपका अगर लोन है 16 लाख का, तो आपका कुछ इंटरेस्ट 10 साल के लिए 8 लाख के आसपास बैठता है, हमने कैलकुलेट किया। तो अगर 8 लाख आपको वापस रिकवर करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ स्टार्ट करनी पड़ेगी 3,500 के मूल्य की हर महीना, और ये आप 10 साल के लिए डालेंगे 12% पे, आपको ये 8 लाख बन जाएगी। उसके अलावा आप जो 30 लाख चाहते हैं 10 साल में, उसके लिए आपको एक और सिप का मूल्य शुरू करना पड़ेगा 13,000 का। तो 13,000 और 3,500 मिला के 16,500 आपको महीने का SIP आप स्टार्ट करिए। आपका 10 साल में 12% के एजम्पशन पे पर ईयर आपका बन जाएगा। दोनों आपके रिक्वायरमेंट मीट हो जाएंगे। मैं आपको जल्दी से फंड्स बता देता हूँ। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में आप 5,000 डालिए। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड में आप 2,500 डालिए। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में आप 2,000 डालिए। SBI स्मॉल कैप में 2,000 और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000। तो इससे आपका 16,500 का स्प्लिट हो जाएगा फंड्स। तपस जी, कोई सवाल पूछना है आपने आदित्य से? सर जो डिवीजन है गौतम से इसको दो मतलब पार्ट में करके ऐसे रख नहीं सकता क्या? दोहराएंगे अपना सवाल आप फिर से एक बार? जैसे ये इतने सारे 2,000 से करके मेरे को मान लो 8 SIPs है, मैं चाहता हूँ कि मेरे को 2 या 3 SIP मेरी ये 16,500 जो है वो डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई स्कीम में? 2 से 3 स्कीम्स चाहिए इनको गौतम। पहली बार ऐसा कोई दर्शक मिला है जो कह रहा है कि उन्हें 2 से 3 स्कीम्स ही चाहिए। तो मैं आपको ये कहूंगा कि फिर मैंने आपको 5 स्कीम बोली है, उसमें से मैं अगर 2 स्कीम हटाऊंगा तो मैं SBI स्मॉल कैप फंड हटा दूंगा और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड हटा दूंगा। दोनों में जो आप 2,000 मैं जो बोल रहा हूँ 2,000 डालने के लिए, वो स्मॉल और मिड कैप में, वो आप फिर फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दीजिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में फिर आप फंड मैनेजर पे भरोसा कर रहे हैं कि वो फिर स्मॉल और मिड कैप का एक्सपोजर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए तपस जी, और बताए सुझाए गए बदलाव अपने पोर्टफोलियो में आप अमल करें। जितेंद्र सिंह फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? हाँ मैम बहुत अच्छा हूँ। और एक चीज से शुरुआत करूंगा, आप मैम आपकी आवाज बहुत मधुर है, एक्सेलेंट सूदिंग। धन्यवाद धन्यवाद। बताइए सर, मैं आपका पोर्टफोलियो देख सकती हूँ। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, SBI का फ्लेक्सी कैप, इसमें आपने 2 बार एक मुश्त डाला है क्या SBI फ्लेक्सी कैप में? जी 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 2 बार डाला था। और वैसे करके एक्चुअली मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं जुलाई में रिटायर कर गया था। तो मेरा बेसिक ये था कि मैं अब SIP तो कर नहीं पाऊंगा, इसलिए कि अब रेगुलर इनकम में मैं अपना घर का खर्च चला लूंगा। तो जो लमसम जो फंड मिले हैं उसको ही इन्वेस्ट हमने पहले भी कर रखा है अपने ज्ञान के आधार पे, और लगभग 20 लाख के आसपास में बचा है। तो मैं सोच रहा था कि आपके एक्सपर्टाइज के सजेशन पे कहाँ लगाऊंगा। और उसमें मेरे 3 पार्ट हैं, जैसे कि
इसमें जो फंड अनावश्यक होंगे उसको कौन सा निकाल दूं, कौन सा ऐड कर लूं, वो तो आप बताएंगे ही। और कितना कितना और कब कब लगाया जाए, ये मैंने स्ट्रेटेजी है। तो मैं तो लमसम भी करूंगा, SIP नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है सर, समझ गए। बस एक चीज़ मुझे पूछनी है, अब आप क्योंकि रिटायर हो चुके हैं और जो आपने निवेश रणनीति बनाई है वो आप चाह रहे हैं कि आप इक्विटी में ही बरकरार रखें, तो क्या किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है इस पोर्टफोलियो से? नहीं मैम, हमारा कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, कोई ऐसा फंड भी नहीं है। बस ये कि मेरा फ्यूचर सिक्योर्ड रहे और मनी जो है वो सेफ एंड सिक्योर और आगे ग्रो करे, दैट इज माय टारगेट। ठीक है, तो इक्विटी में डाल रहे हैं तो थोड़ा सा तो रिस्क रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको पैसे निकालने नहीं है, तो आप 5 या उससे ज़्यादा साल के लिए रहें तो फिर रिस्क भी कम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझते हो बात। बहरहाल एक्सपर्ट की ओर रुख करते हैं, बताएं आदित्य। बिल्कुल आपने करेक्टली कहा कि निवेशक रिटायर हो चुके हैं। जनरली जब निवेशक रिटायर रहते हैं तो हम सजेस्ट नहीं करते कि एक्विटीज में जाना, क्योंकि एक्विटीज बहुत वोलेटाइल है। पर निवेशक बोल रहे हैं कि उनकी जो महीने की खर्च है उनकी पेंशन से निकल जाती है, तो मैं एक्विटी सजेस्ट कर रहा हूँ। और निवेशक को ध्यान रखना है कि एक्विटी को 5 साल मिनिमम रखेंगे। लार्ज कैप बायस रख रहा हूँ ताकि इन्वेस्टर का रिस्क जो है वो कंट्रोल रहे, रिस्क जो है वो ज्यादा ना रहे। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, इन्वेस्टर के पास 20 लाख रुपए है। इन्वेस्टर को फिर भी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मार्केट की वैल्यूएशन जो है वो बहुत ऊपर है, तभी भी SIP मोड में जाना है। आप 1 से 2 लाख रुपए की SIP कर सकते हैं हर महीने। 3 फंड्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप और UTI निफ्टी 50 फंड। फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप फंड का बायस रख रहा हूँ, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर के पास छूट रहती है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, और लार्ज कैप फंड इसलिए रखा गया है कि वहां पे रिस्क कम होता है। इसलिए मैंने पहले कहा कि इन्वेस्टर के पास लमसम है, फिर भी वो लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। 1 से 2 लाख रुपए की SIP इन तीनों फंड्स में इक्वली स्प्लिट करके आगे बढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में इन्वेस्ट कीजिए और इसको रिडीम मत कीजिए, तो 5 साल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जितेंद्र जी, आपने सलाह सुनी, आपको कोई सवाल पूछना है आदित्य से? नहीं ठीक है मैम। मतलब वो जो SIP के लिए बोल रहे हैं तो मेरे को SIP करने में प्रॉब्लम होगा। द ओनली मैकेनिज्म हम जो कर सकते हैं वो केवल लमसम ही है, तो क्या SIP करना जरूरी है इसमें? नहीं, उन्हीं फंड्स में आदित्य, मेरे ख्याल से आपने कहा कि वो निवेश कर सकते हैं लमसम, राइट? नहीं मैम, ऐसा लमसम इन्वेस्ट नहीं करना है एक्विटीज में, क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन बहुत हाई है और SIP रूट से जा रहा है पहली बार। अगर आपके पास अभी लमसम पैसा पड़ा हुआ है तो इन्हीं फंड्स के लिक्विड फंड में आप डाल सकते हैं। और लिक्विड फंड से एक चीज होती है STP, वो STP हर महीने आपके इक्विटी फंड में हो जाएगी, तो वहां से आप STP कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा। एक साथ निवेश करना मैं सजेस्ट अभी नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट का रन बहुत ज्यादा हो चुका है और यहाँ से अगर करेक्शन आएगा तो नियर टर्म में हो सकता है कि आपका रिटर्न नेगेटिव हो। तो SIP करना बहुत जरूरी है। आप इन्हीं फंड्स के लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल UPI के लिक्विड फंड में कीजिए, पराग पारिक के लिक्विड फंड में आप 4-5 लाख रुपए डाल दीजिए और वहां से कमांड लीजिए STP का, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का। तो हर महीने पैसे लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में सिस्टमैटिकली ट्रांसफर हो जाए। चलिए, तो किश्तों में, चरणों में जितेंद्र जी आपको पैसे बाजार में डालने की सलाह दी जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। और बाकी दर्शकों से जुड़े उससे पहले चलिए सीधा अब रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। गौतम, क्या है आपका निवेश का गुरु मंत्र आज का? जी, मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि ऐसी आपको कोई भी स्कीम या चीज हो जिसमें रातों रात आप अमीर बन सकते हैं, वही चीज में आप रातों रात गरीब भी बन सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे, स्कीम्स आएंगे, प्लान्स आएंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, बहुत ही उम्दा गुरु मंत्र, बताएं आदित्य। मैम, आज हमने देखा है मार्केट में बड़ा करेक्शन हुआ है, और करेक्शन जब भी आता है तो हमारे रिटेल निवेशक जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं वो डर जाते हैं और सोचते हैं मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो हम अपने पैसों को रिडीम कर लें।
ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कीजिए। नियर टर्म में मार्केट क्या कर रही है उसको भूल जाइए। 10 साल बाद का सोचिए, 10 साल बाद यहाँ से मार्केट 2 गुना 3 गुना ऊपर होगी और आपका जो निवेश है वो 2 गुना 3 गुना ऊपर। तो कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट कीजिए। नियर टर्म मार्केट मूव्स को इग्नोर कीजिए और धीरे धीरे करके जैसे निवेश बढ़ाएंगे तो कंपाउंडिंग जो दुनिया का 8th वंडर है वो धीरे धीरे करके आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा। और राइट, चलिए इसी के साथ शो को समाप्त करने का भी समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य आपका। गौतम, आपका समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज की है। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं वो नंबर जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अपने सवाल ज़रूर भेजिएगा। नमस्कार।